जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल कभी तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बाबा श्याम की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अब हम हमारी इस जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का वैद्युतिक मापन यंत्र, जिसमें हमने दो पार्ट्स में पहले पढ़ लिया है। कई मीटर्स के बारे में पढ़ लिया है, प्रणालियां पढ़ ली हैं। यूट्यूब चैनल में मेरे वो वीडियो डले हुए हैं, अपलोडेड हैं, उनको आप अच्छे से देख लीजिए दोनों पार्ट्स को। तो ये है इसका तीसरा पार्ट। इसमें आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी मीटर के बारे में, जिसके विषय में हम पिछली बार से बात करते हुए आ रहे हैं। जिसमें आज हम बात करेंगे जो एनर्जी मीटर की जो प्रणाली होती है उसके प्रेरण सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, मोटर सिद्धांत हमने पिछली चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हम पिछले वीडियो में देख लीजिएगा आप एक बार उसको। तो प्रेरण सिद्धांत के आधार पर जो मीटर होते हैं वो हमारा सबसे पहला मीटर होता है सिंगल फेस एनर्जी मीटर। ठीक है, कौन सा होता है? सिंगल फेस एनर्जी मीटर। यानी कि सीधी बात है, यहाँ पर प्रेरण का मतलब क्या हो गया, इंडक्शन का मतलब यहाँ पर आ गया। तो ये सिर्फ काय पे कार्य करेगा? एसी पर। ये किस पर कार्य करेगा? एसी पर कार्य करेगा। और वो किस पे कार्य कर रहा था? जो हमारा इंडक्स जो था ना, अभी हमने पिछली बार पढ़ा है मोटर सिद्धांत के आधार पर, वो डीसी पर कार्य करता है वो मीटर। ये एसी पर कार्य करने वाला मीटर है। ये चित्र आपको दिख रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ इसका क्या प्रणाली होती है। तो इसमें देखिए कितने प्रकार के मीटर आते हैं। सिंगल फेस आता है, थ्री फेस आते हैं। दो प्रकार के मीटर होते हैं, आपने देखे होंगे। चार फेस के तो नहीं होते, नहीं होते। एक सिंगल फेस होता है जो आपके घरों के बाहर, घरों में हम यूज करते हैं। दुकानों पे आप जो छोटी दुकानें होती हैं उन पर सिंगल फेस मीटर उपयोग किए जाते हैं। तो थ्री फेस जो मीटर होते हैं वो भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। वो होते हैं थ्री फेस थ्री वायर, थ्री फेस फोर वायर। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार से होते हैं, उनकी कार्यप्रणाली क्या होती है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर सिंगल फेस एनर्जी मीटर के बारे में। ठीक है, सिंगल फेस एनर्जी मीटर। सिंगल फेस का मतलब ये हो गया कि ये संतुलित लोड के लिए ही कार्य करेंगे। किस प्रकार का लोड होना चाहिए इसमें? संतुलित। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, सिंगल फेस दिया है और सिंगल फेस में ही वहां पर हमारा लोड होता है। तो ये जो मीटर होते हैं ये संतुलित लोड के लिए ही कार्य करते हैं, सिंगल फेस। इसमें एक होता है हमारा फेस, एक होता है न्यूट्रल। ठीक है, ये इनकमिंग और आउटगोइंग में लोड में हम संयोजित कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आपको ये यहाँ पर देखिए, ये आपको यहाँ पर दो कॉइल दिख रही हैं। एक कॉइल तो हमारी ये एक मैग्नेट है, मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक पदार्थ है। ये मैग्नेट, दो मैग्नेट है। इसको हम कहते हैं यहाँ पर प्रेशर कॉइल। क्या कहते हैं? प्रेशर मैग्नेट। ये जो प्रेशर कॉइल होती है हमारी, इसके ऊपर जो कॉइल लपेटी गई ना ये वाली, इसको कहते हैं प्रेशर कॉइल। जिससे कि इस मैग्नेट को क्या किया जाता है? उत्तेजित किया जाता है। ठीक है, इसको उत्तेजित यानी कि इसको मैग्नेटाइज किया जाता है। एक चुंबक आपको ये दिख रही है यहाँ पर, इसको कहते हैं हम करंट कॉइल। कौन सी कहते हैं? करंट कॉइल। देखिए इसमें ना तो कोई करंट कॉइल घूमती है और ना ही कोई प्रेशर कॉइल घूमती है, दोनों स्थिर रहती है। क्या रहती है? दोनों स्थिर रहती है। मूविंग कॉइल यंत्र के सिद्धांत में कार्य करता तो है, लेकिन इसमें कोई घूमने वाला ऐसा कॉइल नहीं होती। इसमें मूविंग कॉइल के स्थान पर ये डिस्क घूमती है। क्या घूमती है? ये डिस्क घूमती है। ठीक है, ये दोनों मैग्नेट के बीच में डिस्क होती है, ये यहाँ पर घूमती है। ये जो आपको एक सी प्रकार का ये दिख रहा है, ये आपका ब्रेकिंग मैग्नेट, यानी कि ये स्थायी चुंबक ही होता है, लेकिन इसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग मैग्नेट। क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग मैग्नेट। ठीक है, देखिए इनके कार्य में आपको समझा देता हूँ ये क्या क्या कार्य करता है। प्रेशर कॉइल जो होती है वो लोड के पैरेलल में होती है। ठीक है, ये देखिए चार पॉइंट होते हैं उस मीटर में। यहाँ पर मैंने फेस दिया, तो ये जो होगी ना, इस यहाँ से मैंने फेस दिया, इधर से इसको मैं न्यूट्रल से संयोजित करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रेशर कॉइल होती है ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि लोड के पैरेलल में ही संयोजित की जाती है। ठीक है, दूसरी है करंट कॉइल। कौन सी है दूसरी? करंट कॉइल। करंट कॉइल को हमेशा लोड के सीरीज में ही, देखिए यहां पर ये है, यहां पर लोड के, सॉरी, यहां पर इसको हमेशा लोड के सीरीज में ही संयोजित किया जाता है। ठीक है, प्रेशर कॉइल जो होती है इसके द्वारा जो उत्पन्न टॉर्क होता है, बल होता है, वो समानुपाती होता है वोल्टेज के। ठीक है, ये एक इंडक्टिव सर्किट होता है। कौन सा?
क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें पतले तार होते हैं और कई लपेट्स होती हैं, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रखा जाता है। क्या होता है, उच्च उच्च रेजिस्टेंस वाली ये कॉइल होती है, ठीक है, उच्च रेजिस्टेंस होता है इस कॉइल का, इसका कम रेजिस्टेंस होता है और ये मोटे तार की होती है, ठीक है, कम रेजिस्टेंस वाला होता है। क्यों होता है उसका कारण आपको बता देता हूं। इसका उच्च रेजिस्टेंस इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा तो इसमें से धारा का मान कम होगा और वोल्टेज आसानी से इसमें से बह सकती है, ठीक है। कौन की, स्रोत वोल्टेज, कौन सी, इनपुट वोल्टेज की, यहाँ पे लोड वोल्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ, इनपुट वोल्टेज इसमें से स्थिर रहना चाहिए, ठीक है। दूसरी, यहाँ पर करंट कॉइल का रेजिस्टेंस इसलिए कम रखा जाता है ताकि लोड की पूरी करंट बिना किसी बाधा के इसमें से बह सके, जो कि पूरे जो टॉर्क या बल होता है उसके सीधे समानुपात में होती है, ठीक है, उसी के ऊपर डिपेंड करती है बहने वाली। चलिए इनकी कार्यप्रणाली समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो रिंग्स होते हैं, देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना है इसके चारों ओर, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी कार्य कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि ये मैग्नेट के ऊपर डिपेंड करती है, पूरी चुंबकीय प्रणाली है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, क्योंकि ये मैग्नेट बन गई और इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ होगा, वो किस प्रकार का होता है, परिवर्ती प्रकार का होता है। किस प्रकार का, परिवर्तित प्रकार का। क्यों होता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट किस प्रकार से कार्य करता है, परिवर्तित। यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र पैदा ना हो, इसीलिए यहाँ पर इस चुंबक के पास में हम शेडेड पोल लगा देते हैं। क्या कहते हैं इनको, शेडेड पोल, जो क्या करते हैं, दोनों चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। क्या करते हैं, 90 डिग्री इसको पश्चिमगामी रख देता है। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो अग्रगामी होगा। कितना, 90 डिग्री अग्रगामी होगा, किससे, धारा से। क्यों, क्योंकि ये एक इंडक्टिव सर्किट है। कौन सा सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट में हमेशा हमने पढ़े थे पिछले चैप्टर्स में कि इंडक्टिव सर्किट में हमेशा धारा जो होती है वो वोल्टेज के 90 डिग्री पश्चिमगामी होती है। जब ये पश्चिमगामी होगी तो इन दोनों मैग्नेट के चुंबकीय फ्लक्स में भी लगभग 70 से 80 डिग्री का यहाँ पर अंतर पैदा होगा, जिसके कारण क्या होगा, इनकी आपसी प्रतिक्रिया के कारण ये डिस्क जो है ये डिफ्लेक्ट करेगी, इसमें एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा होगा, ठीक है। ये डिस्क यहाँ पे घूमेगी, ठीक है, एक तरफ, जिस तरफ इसको घूमना होगा उस तरफ ये घूमेगी। अब जब ये घूमेगी तो ये क्या होता है, देखिए ये अंदर की प्रणाली सेम होती है, स्पिंडल होता है, उसके ऊपर ये कसी होती है, वो ये घूमती है, डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। और यहाँ पर ये अंदर की प्रणाली में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ये गोल पीवेट के माध्यम से घूमी, मतलब लगी रहती है, जो घूमती है फ्री बियरिंग के साथ में। तो इनकी आपसी प्रतिक्रिया के कारण ये डिस्क एक तरफ घूमना चालू करेगी, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो प्रणाली लगी हुई है रिकॉर्डिंग प्रणाली, इसमें जो ये सिस्टम लगा हुआ है गियर का, ये भी क्या करेगा, घूमना स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसके घूमने की जो दर होगी वो इन दोनों कॉइल में से प्रवाहित होने वाले वोल्टेज और धारा के ऊपर डिपेंड करेगी, जिससे ये डिस्क जितनी घूमेगी उसके हिसाब से ये यहाँ पर हमारे जो गियर्स है वो चलेंगे और नंबरिंग आगे बढ़ेगी। देखिए इसमें किसी प्रकार की कोई भी स्प्रिंग प्रणाली प्रयोग नहीं की जाती है इसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर स्प्रिंग प्रणाली प्रयोग करूंगा तो मेरा मीटर उल्टा भी घूम सकता है। क्या घूमेगा, उल्टा है ना, रिवर्स भी आ सकता है। इसीलिए यहाँ पर मुझे इस डिस्क को रोकने के लिए, जैसे ही देखिए या तो ये तो हो गया अपना इनकमिंग वाला सिस्टम, अब जैसे ही मैं इसको लोड से अगर हटा दूंगा या इसकी सप्लाई को बंद कर दूंगा तो ये डिस्क रुकना भी चाहिए। तो इसको रोकने के लिए मैं यहाँ पर एक ब्रेकिंग मैग्नेट का प्रयोग करता हूँ। इस ब्रेकिंग मैग्नेट के द्वारा क्या होता है, ये डिस्क रुक जाती है, जैसे ही सप्लाई कट ऑफ होती है ये डिस्क रुक जाती है और यहाँ पे मीटर हमारा कार्य करना बंद कर देता है, ठीक है। तो ये डिस्क क्या कार्य करती है, इसको रोकने का। ये डिस्क इसी गैप के बीच में घूमती है, ठीक है, इन कॉइल्स के बीच में और जो मैग्नेट के बीच में जो गैप होता है उसी गैप में ये घूमती है। तो ये कार्यप्रणाली आप समझ गए इसकी, ठीक है। यहाँ पर ये मैग्नेट होती है, प्रेशर कॉइल बोलते हैं इसको, ठीक है, और ये होती है करंट कॉइल, ठीक है। प्रेशर कॉइल देखिए दूसरे जो हमारे हमने यंत्र पढ़े उसमें प्रेशर कॉइल को मूविंग कॉइल भी कहा जाता है, और यहाँ पे करंट कॉइल होती है, इसको हम फिक्स कॉइल भी कहते हैं, ठीक है।
तो ये कम रेजिस्टेंस वाली होती है, ये अधिक रेजिस्टेंस वाली होती है, ठीक है, क्योंकि ये विभवांतर के समानुपाती होती है लोड के, और ये सॉरी इनपुट जो वोल्टेज के और ये लोड के धारा के समानुपाती इसको हमको रखना पड़ता है, ताकि इसमें क्या होता है विभवांतर पैदा हो, जिससे इसके फ्लक्स में भी कुछ अंतर पैदा हो, जिससे परिवर्ती फ्लक्स पैदा हो, जिससे ये जो डिस्क है अपने ऊपर एक बल का अनुभव करे, जिससे डिस्क घूमे और हमारा ये मीटर कार्य करना चालू कर दे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी जो एनर्जी मीटर जो इंडक्शन सिद्धांत क्या है, जो सिंगल फेस मीटर है उसकी कार्यप्रणाली इस प्रकार की है। ये बहुत ही सरल है, समझने के लिए आपको चित्र जरूर बनाना होगा, जिससे कि आप खूब अच्छे से इसको समझ सकें, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, आपको ध्यान रखना है प्रेशर कॉइल होती है, यहाँ पे ये करंट कॉइल होती है, बीच में डिस्क होती है जिससे एक ब्रेकिंग मैग्नेट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है या रोका जाता है, यहाँ पर ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ठीक है। तो आपके घर के बाहर का एनर्जी मीटर अभी जाकर आप देख सकते हैं, तो इसी प्रकार की उसमें क्वाइल्स होती हैं। अगर खोल के आप देखेंगे, आजकल तो ये मीटर तो हालांकि मिलते नहीं है क्योंकि आपका डिजिटल हो गया है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो डिजिटल मीटर किस प्रकार कार्य करते हैं। ये पुराने मीटर जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार का एक पुराना मीटर जहाँ पर डिजिट्स इस प्रकार चक्करों में चलती थी, ठीक है। ये मीटर हालांकि आजकल बंद हो गए, लेकिन इनकी कार्यप्रणाली हमें याद होना चाहिए कि किस प्रकार से इसका उपयोग या किस प्रकार की इसमें कार्यशैली इसकी होती थी। चलिए अब हम बात करते हैं इसके आगे वाले मीटर थ्री फेस एनर्जी मीटर के बारे में। अब बात करते हैं हम थ्री फेस एनर्जी मीटर के बारे में। देखिए थ्री फेस एनर्जी मीटर एक प्रकार का नहीं होता कि थ्री फेस ही होता है। एनर्जी मीटर जो होते हैं थ्री फेस वाले, वो बड़े बड़े संस्थान जहां पर हमें अलग अलग लोड के लिए अलग अलग फेस की आवश्यकता पड़ती है, जहां पर लोड अधिक होता है वहां पर हम थ्री फेस का उपयोग करते हैं। तो थ्री फेस जो मीटर होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो जिसमें थ्री फेस थ्री वायर प्रणाली कहते हैं इसको हम, दूसरा कहते हैं थ्री फेस फोर वायर प्रणाली, ठीक है। यानी कि थ्री फेस दिया है, थ्री फेस लिया है, जो थ्री फेस थ्री वायर प्रणाली होती है वो संतुलित लोड के लिए होती है। अभी हम उसी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं थ्री फेस एनर्जी मीटर, यानी कि थ्री फेस थ्री वायर, थ्री फेस और थ्री वायर प्रणाली के बारे में, ये किस प्रकार से कार्य करती है। कुल मिलाकर के इसमें ये होता है, आप सीधी सी बात ये समझ लीजिए कि इसमें दो मीटर, जो दो सिंगल फेस मीटर होते हैं ना, दो सिंगल फेस मीटरों को यहाँ पर लगा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर दो सिंगल फेस मीटरों का एक मीटर बना दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने अभी इससे पहले चित्र बनाया था, वहां पे इस प्रकार का सिर्फ एक चित्र था, एक मीटर ये हो गया मेरा, एक मीटर ये हो गया। यहाँ पर दो सिंगल फेस या दो वाट मीटर विधि अगर आपने पढ़ी हो तो सेम इसी प्रकार की वो होती है। ये हमेशा आप याद रखना सिर्फ संतुलित लोड के लिए, ठीक है, संतुलित लोड, जहां पर लोड बिल्कुल सभी में एक समान दिया जाना हो वहां पर हम इस मीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रही होगी, यहाँ पर दो प्रेशर कॉइल दिख रही हैं, ठीक है, और दो दिख रही हैं आपको करंट कॉइल, ठीक है, दो प्रेशर कॉइल है, दो करंट कॉइल दिख रही हैं। सिर्फ यही चीज होती है जो दो होती है, दो दो होती है, बाकी सभी, यहाँ पे स्पिंडल की बात कर लूं मैं, यहाँ पर मैं इस गियर की बात कर लूं, या फिर यहाँ पर ये जो घूमने वाली डिस्क है ये भी उभयनिष्ठ रखी जाती है, एक ही होती है, ठीक है। प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल की सिद्धांत आपको पता है। प्रेशर कॉइल हमेशा काय में रखी जाती है, पैरेलल में, इसको शंट कॉइल भी कहते हैं, ठीक है। ये जो करंट कॉइल होती है इसको सीरीज कॉइल भी कहते हैं, इसको लोड के सीरीज में लगाया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें एक बात आप याद रखना, इसमें एक फेज जो होता है उसको उभयनिष्ठ रखा जाता है, उभयनिष्ठ कॉमन फेस होता है इसमें एक, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखे ये कॉमन किया हुआ, यहाँ पर ये इसको मैंने कॉमन किया हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही क्या होगा, अब यहाँ पर वही प्रणाली जो सिंगल फेस मीटर की होती है ना, सेम टू सेम वही प्रोसेस होगी इसमें, ठीक है। वही मैं इसमें इनपुट एसी दूंगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी जिससे ये चकती घूमेगी। इसमें इतना टार्क पैदा होता है इन दोनों चारों कॉइलों के माध्यम से कि दो डिस्कों के बराबर जो टॉर्क होता है, दो डिस्कों को घुमाने के लिए टॉर्क पैदा होता है, उतना टॉर्क इसमें उत्पन्न हो जाता है। और ये स्पिंडल जो जुड़ा है यहाँ पर हमारा सिस्टम, इसमें ये चकती यहाँ पर घूमने लगती है। एक ही इसमें क्या होता है, यहाँ पर ब्रेकिंग मैग्नेट होता है, ठीक है। ये सब एक ही होता है ब्रेकिंग मैग्नेट, एक ही इसमें डिस्क प्रयोग की जाती है, एक ही ब्रेकिंग मैग्नेट होता है और एक ही यहाँ पर ये स्पिंडल
और ये प्रणाली होती है। ठीक है, इनको अलग अलग नहीं रखा जाता है। तो डिस्क के घूमने की दर किस पर निर्भर करेगी? इसके लोड की धारा के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ये विभवांतर को वो रखता है, ये करंट को नापता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये जो होते हैं ना यहाँ पर पोल, इनमें शेडेड पोल प्रयोग किए जाते हैं। देखिए अगर यहाँ पर मान के चलिए परिवर्ती फ्लक्स पैदा ना हो, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र तो एक समान पैदा होता है, उसके द्वारा जो उत्पन्न फ्लक्स है अगर वो एक समान है तो ये जो डिस्क होगी ना तो किसी भी साइड घूम नहीं पाएगी, ये अपने ऊपर एक बल का अनुभव करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे। ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये अपने ऊपर बल का अनुभव तो करेगी लेकिन दोनों तरफ से करेगी, तो ये कंफ्यूज होगी कि मैं घूमूं किधर। इसीलिए क्या होता है यहाँ पर शेडेड पोल लगाए जाते हैं, रिंग्स लगाई जाती है इस प्रकार से गोल गोल रिंग्स, जिसके माध्यम से क्या होता है वोल्टेज के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स और करंट के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स में कुछ अंतर पैदा हो जाता है। उस अंतर के कारण क्या होता है ये डिस्क एक दिशा में घूमना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो इसकी कार्यप्रणाली सेम सिंगल फेज कार्यप्रणाली के बराबर ही होती है। बस आपको इसमें याद रखना है कि थ्री फेज एनर्जी मीटर के अंतर्गत थ्री फेज थ्री वायर प्रणाली जो होती है वो सिर्फ संतुलित लोड के लिए ही प्रयोग की जाती है। ठीक है, बाकी कार्यप्रणाली सिंगल फेज मीटर के समान ही इसकी होती है। इसमें दो प्रेशर कॉइल है, दो करंट कॉइल प्रयोग की जाती है और जो एक ही इसमें स्थायी चुंबक या फिर ब्रेकिंग मैग्नेट प्रयोग किया जाता है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें थ्री फेज फोर वायर प्रणाली। थ्री फेज फोर वायर वो क्या होता है, उसकी कार्य प्रणाली किस प्रकार की होती है। इसमें याद रखना आप कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इसमें न्यूट्रल नहीं होता है। जो आपने देखा होगा आपके खेतों में जो मोटर लगी होती है ना, बोर वाली जो मोटर होती है और जो हम मोटर कुएं में उपयोग करते हैं उसमें न्यूट्रल नहीं होता है। नहीं होता है ना, क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो संतुलित लोड होता है, उसमें एक समान ही पूरा लोड तीनों फेसों के ऊपर जो कॉइलें होती हैं, जो वाइंडिंग्स होती है वो क्या होती है इसमें थ्री फेस में 120 डिग्री पर उपस्थित होती है। किस पे होती है? 120 डिग्री पर उसको अवस्थित किया जाता है, बनाया जाता है। तो तीनों फेसों में लोड एक समान होने के कारण उसमें न्यूट्रल फेस की आवश्यकता नहीं होती, वो संतुलित लोड कहलाता है। अगर मैं न्यूट्रल वहां लगा दूंगा तो वो मेरा लोड वहां पर असंतुलित हो जाएगा। देखिए उसकी कार्यप्रणाली भी अपन समझ लेते हैं कि चलिए वो तो मोटर की बात थी, वो मोटर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम मीटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो संतुलित लोड के लिए थ्री फेस थ्री वायर और असंतुलित लोड के लिए हम प्रयोग करेंगे थ्री फेस फोर वायर एनर्जी मीटर। उसके बारे में हम अब पढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं हम थ्री फेस एनर्जी मीटर के थ्री फेस फोर वायर एनर्जी मीटर के बारे में। देखिए इसका चित्र आप ये देखिए, इसका डायग्राम आपको दिख रहा है। इस विधि में क्या होता है, इस मीटर में ये मान के चलिए आप जो हमने थ्री फेस थ्री वायर जो मीटर पढ़ा है उसमें हमने दो सिंगल फेस मीटरों को एक किया था। यहाँ पर हम तीन सिंगल फेस मीटरों को एक करके थ्री फेस फोर वायर प्रणाली हम उपयोग करते हैं। इसमें न्यूट्रल का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें किसका होना जरूरी है? न्यूट्रल का होना बहुत जरूरी है। मान के चलिए आपकी बिल्डिंग है तीन फ्लोर की बिल्डिंग है, हमें प्रत्येक यहाँ पर बिल्डिंग में अलग अलग फेस पे लोड देना है। तो देखिए ऐसा तो है नहीं है कि तीनों फ्लोर के तीनों कमरों में बराबर लोड होगा, इसमें अलग अलग हमें लोड यहाँ पर देना होगा, तो उसको कहते हैं हम असंतुलित लोड। ठीक है, एक कमरे में मान लीजिए 100 वाट का बल्ब लगा है, एक में 70 वाट का लगा है, तो यहाँ पर उस 70 वाट के बल्ब को हम एक फेस से और 100 वाट के बल्ब को दूसरे फेस से वहां पर कंट्रोल करेंगे। इसमें न्यूट्रल का होना हमें बहुत आवश्यक होता है क्योंकि हम असंतुलित लोड के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस मीटर की हमें आवश्यकता होती है। इसमें देखिए आपको दिख रहा है चित्र में, इसमें यहाँ पर तीन करंट कॉइल हैं, तीन प्रेशर कॉइल हैं और डिस्क यहाँ पर कॉमन ही रखी जा सकती है या फिर अलग अलग भागों में बनी, या फिर तीन डिस्क से अलग अलग प्रयोग करिए या फिर तीन भागों में बनी तीन डिस्क को जोड़ करके प्रयोग कर दीजिए। सेम इसकी जो कार्यप्रणाली होगी वो सिंगल फेस मीटर और थ्री फेस थ्री वायर मीटर की प्रणाली के समान ही होगी। ठीक है, इसमें प्रेशर कॉइल आपको दिख रही है समांतर क्रम में जुड़ी रहती है तीनों अलग अलग फेसों पे, और प्रेशर जो हमारी करंट कॉइल होती है, करंट कॉइल भी यहाँ पर सीरीज में लगी होती है। ठीक है, अलग अलग फेसों में। तो यहाँ पर सीधी बात आपको ये याद रखना है कि इस प्रकार के मीटर को असंतुलित लोड के लिए प्रयोग किया जाता है।
इसको संतुलित लोड के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, उसकी कंडीशन अलग होती है। अधिकतर ये संतुलित लोड के लिए प्रयोग नहीं की जाती है। अधिकतर ये ज्यादा सुग्राही किसके लिए होता है, सेंसिटिव, सिर्फ असंतुलित लोड के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसीलिए इस मीटर को क्या है, संतुलित असंतुलित लोड के लिए ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें वही टॉर्क उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, यहाँ पे शेडेड रिंग्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि पावर फैक्टर और फ्रिक्शन में अंतर करने के लिए शेडेड पोल या शेडेड रिंग लगाई जाती है। इससे फ्लक्स में 90 डिग्री यहाँ पर पश्चिमगामी अग्रगामी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे धारा अग्रगामी पश्चिमगामी होती है, क्योंकि एक इंडक्टिव सर्किट होता है, इसमें कोई रेजिस्टेंस तो होता नहीं है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस होता है तो वहां पर धारा फिर अपनी क्या होती है, इन फेज में भी हो जाती है। तो पावर फैक्टर का मान ज्ञात कर, इसमें हमें ज्ञात करने के लिए क्या होता है, शेडेड रिंग्स प्रयोग की जाती है, फ्लक्स में परिवर्तन हमें करना पड़ता है, तब जाके वो डिस्क भी घूमती है और हमें पावर फैक्टर का मान भी वहां पर ज्ञात होता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे 3 फेज जो एनालॉग मीटर होते हैं, इनको क्या कहते हैं हम, एनालॉग, जिसमें कोई डिजिट्स इस प्रकार से डिस्प्ले नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर एनालॉग मीटर के अंतर्गत ही ये आते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर डिजिटल मीटर के बारे में। ठीक है, डिजिटल मीटर जैसे आपने देखा है, मैंने आपको बताया भी है, इस प्रकार का मीटर, ये चित्र दिख रहा है आपको, इसमें आपको ये होता है डिजिटल मीटर। ठीक है, 3 फेज डिजिटल मीटर की बात कर रहा हूँ, 3 फेज भी होता है, ये सिंगल फेज भी होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में और हम देख ले। तो यहाँ पर देखिए, हमने मोटर सिद्धांत के आधार पर मीटरों को पढ़ लिया। ठीक है, इंडक्शन के आधार पर पढ़ लिया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे डिस्प्ले के आधार पर। डिस्प्ले के आधार पर 2 प्रकार के मीटर होते हैं, ये दिख रहा है आपको चित्र, ये होता है आपका एनालॉग मीटर, इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये है डिजिटल मीटर, इसको क्या कहते हैं हम, डिजिटल मीटर, जिसमें कोई संकेतक प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, डिजिटल मीटर में हम एलसीडी डिस्प्ले पर भी उसकी जो हमारी रीडिंग्स होती है या खपत होती है वो हम इस पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, कार्यप्रणालियां इन एनर्जी मीटर्स की सबकी सेम होती है। जो मैंने डिजिटल मीटर पिछला बताया था कि इसमें एडीसी जो मेन कार्य करता है, क्या, एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। ठीक है, इस प्रकार से मीटर्स होते हैं। तो इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से कई प्रकार की चिप्स लगी होती हैं, डिवाइसेस लगी होती है, रेक्टिफायर्स भी लगे होते हैं, ट्रांसमीटर्स भी लगे होते हैं। ठीक है, जिस जो फ्रिक्वेंसी को कम ज्यादा करते हैं, वोल्टेज को कम ज्यादा, वो उसके मीटर की सुग्राहिता सेंसिटिविटी के हिसाब से उसकी वो कम ज्यादा उसमें करता है। चलिए, अब ये हो गए हमारे एनर्जी मीटर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मीटर के बारे में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीटर देखिए, हमने यहाँ पर देखिए वोल्ट मीटर पढ़ा, एम्पियर मीटर पढ़ा, हमने यहाँ तक वाट मीटर भी पढ़ा। ठीक है, और ओम मीटर भी पढ़ा और एनर्जी मीटर भी पढ़ा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। देखिए, ये जो राशियां होती हैं, इन राशियों पे ही पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी लगी होती है। किस पर, वोल्टेज पर, धारा पर, ठीक है, रेजिस्टेंस पर, फ्रीक्वेंसी पर, वाट पर। ठीक है, वाट यानी वही एनर्जी या शक्ति कह सकते हैं इसको। इन्हीं चीजों पर क्या होती है, हमारी थ्योरी इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये जो राशियां है ना, वैद्युतिक राशियां, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ये मीटर फ्रीक्वेंसी हो गई, वाट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, धारा हो गई, वोल्टेज हो गई, इन्हीं के आसपास हमारी थ्योरी घूमती है। तो हमने वोल्ट मीटर पढ़ लिया, एम्पियर मीटर पढ़ लिया, रेजिस्टेंस यानी ओम मीटर पढ़ लिया, और वाट मीटर भी पढ़ लिया, और एनर्जी मीटर या खपत का मीटर भी हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे इस फ्रीक्वेंसी को नापने की। भाई इसको भी तो नापे हम, आवृत्ति को, कि आवृत्ति मीटर क्या होता है। चलिए इसके बारे में अब हम बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम फ्रीक्वेंसी मीटर के बारे में। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति तो होता है, लेकिन आवृत्ति का मतलब क्या होता है। आवृत्ति यानी होता है जो हमारी जो विद्युतिक राशि वोल्टेज और जो करंट है, क्या कौन सी राशि होती है, दो, वोल्टेज या जो करंट है, इनका, ठीक है, इनका 1 सेकंड में तय किया गया, क्या किया गया, 1 सेकंड में तय की गई कुल मात्रा को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको काय में नापते हैं, हमने बताया था, हर्ट्ज में, काय में, हर्ट्ज में। और भारत में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज प्रयोग की जाती है। कितनी प्रयोग की जाती है, 50 हर्ट्ज। चलिए अब आते हैं हम इसके मीटर पर, इसको नापते कैसे हैं। तो यहाँ पर आपको एक मीटर दिख रहा है। फ्रीक्वेंसी मीटर का एक प्रकार होता है जिसको हम कहते हैं रिड प्रकार का आवृत्ति मीटर। ये मैंने थोड़ा सा डायग्राम बनाने का प्रयास किया है, इस प्रकार का ही दिखता है वो।
आप चित्र में भी देख लीजिए, ये आपको चित्र दिख रहा है रिड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर का। इसमें ये इस प्रकार से क्या होती है, एक पूरा एक कोर होती है, एक आर्मेचर टाइप में होता है, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, जो कि इसके ऊपर वायर्स होते हैं, ठीक है, लपेटे होते हैं, और ये बाहर की ओर इसमें पत्तियां निकली हुई होती हैं। क्या होती हैं ये पत्तियां? देखिए क्या होता है, कोई भी पदार्थ जो होता है या कोई भी एक पदार्थ होता है, उसकी अपनी एक कंपन फ्रिक्वेंसी होती है, मतलब कंपन करना, वाइब्रेशन करता है कोई पदार्थ, वाइब्रेशन करता है। तो वहां पे क्या होता है, जो हम उसकी जो प्राकृतिक कंपन जो फ्रिक्वेंसी है, वो मान के चलिए मैं उस पदार्थ को किसी एक ऐसी जगह पे रख दूं जहां पे वो आसानी से कंपन कर सके, किसी ऐसे माध्यम में जहां पे कंपन हो रहा हो, तो वहां पर क्या होगा, जो उस पदार्थ की जो प्राकृतिक कंपन है, ठीक है, प्राकृतिक जो फ्रिक्वेंसी है, वो उस माध्यम की फ्रिक्वेंसी से मेल खा जाए या कंपन से मेल खा जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, वहां पर उसका उच्चतम आयाम कहते हैं, यानी कि एम्पलीट्यूड कहते हैं। वहां पर वो रेजोनेंस की स्थिति होती है। कौन सी? रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है अनुनाद, रेजोनेंस का मतलब होता है अनुनाद। देखिए इसको इस प्रकार समझिए आप, जैसे मान के चलिए ये मेरा हाथ है, ठीक है, एक ये हाथ है, इन दोनों हाथ को मैं मिला रहा हूं, दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है, ठीक है, ना ये हाथ इस तरफ जा रहा है ना हाथ इस तरफ जा रहा है, तो ये स्थिति कहलाती है। यहां पर क्या होता है, फिर ये कंपन करने लगता है, इस प्रकार से ये हिल रहा है, मैं जैसे इस पे बल लगाऊंगा तो और तेज तेज ये हिलेगा, ठीक है, तो यहां पर ये रेजोनेंस की स्थिति पैदा हो गई है और ये अपने उच्चतम आयाम पर पहुंच जाता है और ये कंपन करने लगता है। ये जो मीटर है ये इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, किस पे? रेजोनेंस के ऊपर सिद्धांत होता है, ठीक है, अनुनाद की स्थिति पैदा होती है। इसके ऊपर वाइंडिंग होती है ये कॉपर तार की, यहां पर ये इस प्रकार से इसमें रीड्स निकली हुई होती है, जिस पे कौन सा कलर होता है, ये सफेद कलर होता है। कौन सा कलर होता है? सफेद। और इस पर ये जो लिखा ना 40 50 60 30, ये यहाँ पर फ्रिक्वेंसी की यहाँ पर एक यूनिट्स लिख दी होती है। अब यहाँ पर देखिए सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करता है। जैसे ही इसमें मैं एसी सप्लाई देता हूं, देखिए ये जो मीटर होता है ये हमेशा याद रखना आप समांतर क्रम में सप्लाई के, ठीक है, समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है ये, समांतर क्रम में, ठीक है, वोल्ट मीटर की तरह। जैसे ही मैं इसमें एसी सप्लाई देता हूं, ठीक है, स्रोत की एसी सप्लाई जोड़ता हूं, तो यहां पर क्या होता है, ये जो पूरा आर्मेचर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण इन पत्तियों के साथ में वाइब्रेट करने लगता है। क्या करने लगता है? वाइब्रेट। अब यहां पर क्या होगा, देखिए जो स्रोत की फ्रीक्वेंसी है, जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, अगर वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी इनमें से किसी एक पत्ती से मेल खा जाती है, तो वो जो पत्ती होती है वो बहुत तेज वाइब्रेट करने लगती है। क्या करती है? बहुत तेज वाइब्रेट करती है। मान के चलिए यहाँ पर ये 60 पर तेज वाइब्रेट कर रही है, लेकिन बाकी पत्तियां क्या रहती हैं? शांत रहती हैं, वो वाइब्रेट नहीं करती है। तो यहाँ पे 60 पर वाइब्रेट करती है, तो इसका मतलब इस स्रोत की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 60 हर्ट्ज हो गई। बस इस प्रकार से ये कार्य करता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज इसमें विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर जो ये पत्तियां होती हैं, ये जो पत्तियां होती हैं, ये एक दूसरे से 180 डिग्री पर स्थापित की जाती है। कितनी दूरी पर? 180 डिग्री या 1/2 साइकिल, ठीक है, 1/2 साइकिल बोलते हैं ना, 1/2 साइकिल यानी कि आधी, ठीक है, आधी साइकिल पर इनको या 180 डिग्री पर ये संयोजित यहाँ पर की जाती है। इसके अंदर जो है स्प्रिंग होता है, ये एक लंबी सी पत्ती होती है इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर, जिससे ये पूरी एक साथ जुड़ी होती है। और ये सीधी बात है, कंपन जो रेजोनेंस होता है उसके सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, इसमें कंपन होता है। जो पत्ती ज्यादा कंपन करती है वहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर नोट कर ली जाती है, ठीक है। जो स्रोत की या सोर्स की, जहां से मैं इनपुट दे रहा हूं, उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ये मीटर बताता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, ठीक है। देखिए इसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, तो यहाँ पर कुल मिलाकर मैं आपसे सिर्फ इतनी बात इसमें है मेन जानने के लिए, जो यहाँ पर जो पत्ती लगी हुई है, इस पत्ती की जो कंपन की जो आवृत्ति है, वो यदि इसमें चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो रहा है ना, उस चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर हो जाए, परिवर्तन दर के बराबर, ठीक है, परिवर्तन की दर के बराबर हो जाए, तो वो पत्ती यहाँ पर वाइब्रेट करने लगती है, बहुत ज्यादा कंपन करती है। अलग अलग ट्यूनिंग भी रखी जाती है, ठीक है। जैसे अपना गिटार होता है ना, गिटार आपने देखा होगा, तो गिटार इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। उसमें आप गिटार देखिए,
पतले तार मोटे तार, जितनी तेज उसको आप छोड़ेंगे वो उस हिसाब से आवाज करेगा, ठीक है। जितने आराम आराम से बजाएंगे आप उसको, तार जो तार होते हैं वो तार छोड़ेंगे तो उस हिसाब से अलग अलग ट्यूनिंग देता है। तो इसी प्रकार ये मान लीजिए गिटार ही है, ये अपने आप क्या है, विद्युत जो फ्लक्स होता है उसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परिवर्तन की जो दर होगी उसकी, वो इसके कंपन करने की दर के अगर बराबर हो जाती है तो वही पत्ती यहाँ पर ट्यूनिंग करती है, ठीक है, आवाज देती है। तो हम समझ जाते हैं कि भैया यहाँ पर ये वाली पत्ती कंपन कर रही है, इसका मतलब जो स्रोत की फ्रीक्वेंसी है, जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज है कि 30 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है, 40 हर्ट्ज है, कितने हर्ट्ज वहां पर है। तो इस प्रकार से ये जो रिड प्रकार का आवृत्ति मीटर है ये इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखना आप, ये रेजोनेंस होता है यहाँ पर, जब दोनों यहाँ पर इसकी कंपन की आवृत्ति, इस पत्ती का जो प्राकृतिक कंपन आवृत्ति है वो, और इसमें उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन जो हो रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी, दोनों अगर आपस में मेल खा जाती है तो वो पत्ती यहाँ पर वाइब्रेट करने लगती है, ठीक है। तो ये होता है रिड प्रकार का आवृत्ति मीटर। अब आते हैं हम मूविंग आयरन प्रकार के फ्रीक्वेंसी मीटर के ऊपर। देखिए मूविंग आयरन यानी कि इसमें कुल मिला के बात यह है, इसमें कोई कुंडली घूमती नहीं है। इसमें क्या घूमती है, एक लोहे की बीच में ये डिस्क लगी है। देखिए ये चित्र आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए दो कुंडलियां होती हैं, ये एक्स होती है, इसके ये कुंडली है मान के चलिए, इसमें वाइंडिंग होती है, ये एक्स कुंडली है और एक वाई कुंडली है, ठीक है। आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि ये जो फ्रीक्वेंसी मीटर होता है ये स्रोत के और लोड के पैरेलल में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, पैरेलल में। तो देखिए यहां से मैं फेस दिया हूं तो यहां से इस कुंडली को, ठीक है, और न्यूट्रल से इस कुंडली को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है, ठीक है। कुंडली जो एक्स है उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा है और पैरेलल में एक इंडक्टिव लगा। देखिए इतना इतना आप अलग समझ लेना कि ये अलग सिस्टम है इतना, ठीक है, इसकी कार्यप्रणाली अलग होगी, और इतना इतना जो है इसकी कार्यप्रणाली अलग होगी। कैसे होगी देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही अब मैं क्या करूंगा, अब इस डिवाइस में या इस मीटर में मैं ऐसी सप्लाई दूंगा तो यहां पर देखिए ये जो दोनों कुंडली है इनके बीच में क्या होगा, एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, ठीक है, जो कैसा होता है, विपरीत प्रकार का होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर जैसे ही उत्पन्न होगा तो वो इस लोह डिस्क को घुमाएगा या फिर इस लोहे के आयरन को या इस आयरन को घुमाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रकृति वही होती है जो अभी तक पढ़ते आए ना हम, एनालॉग जो सिग्नल हमारे जो संकेतक वाला जो हमने कार्यप्रणाली पढ़ी है, स्प्रिंग होता है, बॉल कमानियां होती हैं, और यहाँ पर स्पिंडल होता है, ठीक है, बियरिंग्स लगे होते हैं, इसके ऊपर घूमता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं इसमें वोल्टेज या धारा का प्रवाह करूंगा तो यहाँ पर एक तीव्र चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये स्पिंडल पर लगा हुआ आयरन सुई घूमने लगेंगी। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर जो इंडक्टिव सर्किट है, देखिए ये है क्या, इंडक्टिव सर्किट। यहाँ पर धारा का प्रवाह, आपको पता है इंडक्टेंस जहां होता है वहां पर धारा का प्रवाह कम होता है, तो इसमें धारा का प्रवाह कम हो जाए क्योंकि एक इंडक्टिव सर्किट है। कौन सर्किट है, एक इंडक्टिव सर्किट है, इसलिए इसमें धारा का प्रवाह यहाँ पर कम हो जाएगा। जिसके विपरीत इसमें एक्स जो हमारी कुंडली है इसमें धारा का प्रवाह तीव्र होने के कारण इसका चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, जिससे ये जो सुई होगी ये इस तरफ डिफ्लेक्ट कर देगी। किस तरफ करेगी, लीड की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, जिससे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ा, यानी कि इस तरफ यहाँ फ्रीक्वेंसी कम हो गई, अब सीधी बात है इसके विपरीत यहाँ कार्य करेगा। ये यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ी, इसमें धारा का मान कम हुआ, दूसरी दशा में जैसे ही फ्रीक्वेंसी का मान कम होगा तो इस L1 जो हमारा इंडक्टिव सर्किट है इसका मान बढ़ जाएगा। किसका, इस L1 जो इंडक्टिव सर्किट है ना इसका मान बढ़ेगा। इसका मान जैसे ही बढ़ा तो X में अब क्या होगा, अब तक क्या होता आ रहा है, Y में धारा का मान कम हुआ, अब X में धारा का मान कम हो जाएगा तो किसमें बढ़ जाएगा, इस Y में धारा का मान बढ़ेगा। अब इसका चुंबकीय क्षेत्र प्रबल था, अब किसका हो जाएगा, इसका प्रबल हो जाएगा, इसमें धारा का मान कम होगा। तो अब सुई उल्टी दिशा में जाएगी, यानी कि जिस तरफ यहाँ प्रबल हुआ है अब ये क्या करेगा, यहाँ पर इसको इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, उल्टी तरफ, यानी कि लेगिंग की तरफ, ठीक है, निम्नतम मान की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, जिससे फ्रीक्वेंसी का मान यहाँ पर कम हो जाएगा। अगर दोनों के ही चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, यानी कि मैंने बताया रेजोनेंस है, तो ये 50 पर ही सुई रुकी रहेगी। किस पर रुकी रहेगी, 50 पर।
इसीलिए इस मीटर का प्रयोग किया जाता है कि कोई भी स्रोत या सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो लीड कर रही है कि लैग कर। देखिए दाहिनी तरफ होता है लीड, बाहिनी तरफ होता है लेग। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चित्र बना दिया जाता है, बताइए ये लेग लेग होता है कि लीड लेग होता है कि लीड लीड होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दाहिनी तरफ हमेशा लीड लिखा होता है और बाहिनी तरफ होता है लेग। लेग का मतलब होता है यहाँ पीछे है, ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी कम हो रही है, मतलब 40 30 20 10 ऐसी हो रही है, और लीड मतलब 50 55 60 70 80 इस प्रकार से हो रही है, ठीक है। तो इसकी कार्यप्रणाली कुल मिलाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये होता है हमारा मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर। ये एक हमारा लीड की तरफ काम करता है, एक लेग की तरफ, यानी कि प्रक्रिया एक ही होती है, दोनों में अलग अलग प्रकार से प्रक्रियाएं होती हैं। हालांकि इस प्रकार के जो यंत्र होते हैं इनकी जो कार्यप्रणाली तो ठीक है, लेकिन इनके द्वारा जो मापन होता है ना, जो मापन होता है वो यथार्थ बिल्कुल सटीक नहीं होता है। इसीलिए हम प्रेफरेंस करते हैं जो डिजिटल हमारे फ्रीक्वेंसी मीटर होते हैं उनको, ठीक है। तो डिजिटल प्रकार के फ्रीक्वेंसी मीटर जो होते हैं उनकी परास लगभग 40 से 60 हर्ट्ज तक वो फ्रीक्वेंसी को नापते हैं, ठीक है। तो डिजिटल मीटर आ गए हैं, वो मैंने बताया था आपको, वो बहुत ज्यादा ही हाईटेक हो गया है। ये चीजें तो आजकल बंद हो गई हैं, आजकल डिजिटल जो मीटर आने लगे हैं उनके द्वारा फ्रीक्वेंसी का मान यहाँ पर ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा आवृत्ति मीटर, जिसमें हमने पढ़ लिया कौन कौन से पढ़ लिए। एक पढ़ लिया हमने रिड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर, दूसरा पढ़ लिया हमने मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर, जिसमें घूमने वाला पार्ट क्वाइल्स नहीं होती, ये क्वाइल स्थिर होती है, ये चल लोह चुंबकत्व होता है। ये एक लोहे का, एक आयरन का बना हुआ नर्म लोहे का ये एक सुई होती है जो डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर। अब बात करते हैं हम पावर फैक्टर की, यानी कि मीटर। पावर फैक्टर मीटर का मतलब है पावर फैक्टर को नापने वाला यंत्र। ये आपको चित्र दिख रहा है पावर फैक्टर मीटर के, सिंगल फेस पावर फैक्टर मीटर का, ठीक है। सिंगल फेस यानी कि सिंगल फेस होगा, इसका मतलब ये सिर्फ किसके लिए प्रयोग होगा, संतुलित लोड के लिए। किसके लिए, संतुलित लोड में ही इसका प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। चलिए जानते हैं पावर फैक्टर क्या होता है, ये तो आपको पता ही है, मैंने पिछले चैप्टर्स में बताया है, जहां पर हमने एसी डीसी थ्योरी पढ़ी थी वहां पर। फिर मैं एक बार बता देता हूं, पावर फैक्टर जो होता है वो एक्टिव पावर बटे और रिएक्टिव पावर का रेशियो होता है। एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का रेशियो, यानी कि वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं, ठीक है। जो कि वोल्टेज और धारा के बीच के कोण को यहां पर दर्शाता है। तो यहां पर अब हम बात कर लेते हैं पावर फैक्टर मीटर के, सिंगल फेस पावर फैक्टर मीटर की, जो किसके लिए प्रयोग होता है, संतुलित लोड के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए इसकी एक संरचना मैंने आपको बनाई है, इसको आप समझिए। इसमें देखिए, इसमें यहां पर ये आप समझ गए होंगे, ये है फील्ड कॉइल। कौन सी कॉइल है, ये एक ही होती है, इसको दो टुकड़ों में बनाया यहां पर लगा दिया जाता है, ठीक है। इन दोनों करंट कॉइल, इसको क्या कहते हैं, करंट कॉइल या फील्ड कॉइल, क्या कहते हैं, फील्ड कॉइल, ठीक है। तो इनको क्या होता है, इनको जो लोड होता है और जो सोर्स होता है, जो स्रोत होता है, उसके श्रेणी क्रम में लगा दिया जाता है, ठीक है, श्रेणी क्रम में लगा दिया जाता है। और इन दोनों कॉइलों के बीच में दो प्रेशर कॉइल, देखिए एक प्रेशर कॉइल नहीं, दो प्रेशर कॉइलों को 90 डिग्री अंश पे, कितने, 90 डिग्री या समकोण पर यहां पर एक स्पिंडल के ऊपर इनको कस दिया जाता है या रख दिया जाता है, ठीक है, जिससे घूम सके। तो यहां पर घूमने वाला पार्ट है, प्रेशर कॉइल को हम मूविंग कॉइल भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि इन दोनों कॉइलों के बीच में ये कॉइलें घूमती हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे से क्या होती है, 90 डिग्री समकोण पर इनको यहाँ पर रख दिया जाता है। ये प्रेशर, ये वाली कॉइल दिख रही है आपको खड़ी वाली, ये नंबर 1 कॉइल है, ये नंबर 2 कॉइल है जो आड़ी वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो एक फर्स्ट कॉइल होती है उसके सीरीज में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, क्या लगा दिया जाता है, रेजिस्टेंस सीरीज में, ठीक है। और जो दूसरी कॉइल, जो दूसरी प्रेशर कॉइल है, उसके श्रेणी क्रम में एक चोक,
एक चोक या इंडक्टिव रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, इंडक्टिव सर्किट है चोक, ठीक है। देखिए ये दोनों प्रक्रियाएं क्यों की जाती है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर तीन प्रकार से हम नापते हैं इसमें। सबसे पहले होता है लैगिंग, कौन सा होता है, लैगिंग। दूसरा होता है लीडिंग और तीसरा होता है यूनिटी। क्या होता है, यूनिटी। यानी कि लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी। अब लीडिंग का मतलब क्या होगा, लैगिंग का मतलब क्या होगा, पावर फैक्टर अगर एक से कम है तो, ठीक है। पावर फैक्टर क्या है, एक से कम है अगर पावर फैक्टर, तो यहां पर उसको हम बोलेंगे लैगिंग। अगर पावर फैक्टर एक से एक, एक या एक से अधिक है, मतलब एक से अधिक तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर यूनिटी है या फिर जीरो से अधिक है, 0.5, 0.8, 0.9, 0.1 है, तो उसको हम लीडिंग कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और अगर यूनिटी का मतलब होता है पावर फैक्टर 1 हो, ठीक है, यहां पर 1, देखिए लीडिंग मतलब 1 या 0.9 के अप्रोक्स हो, ठीक है, और यूनिटी मतलब पावर फैक्टर 1 हो, उसको हम कहेंगे। देखिए तीन प्रकार से नापते हैं। तो देखिए लैगिंग पावर फैक्टर के लिए लगाया गया है यहाँ पर चोक, ठीक है। लैगिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारा धारा होती है आई, ठीक है, वो 90 डिग्री पीछे रहती है वोल्टेज से। किससे, वोल्टेज से। तो यहाँ पर इंडक्टिव सर्किट में मैंने आपको पढ़ाए थे ये सारे सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट। तो इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, जो यहाँ पर प्रतिबाधा होती है, ठीक है, वो क्या होती है, करंट के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करती है। तो इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा, धारा के मान का विरोध होगा, तो यहाँ पर धारा क्या होगी, 90 डिग्री पीछे हो जाएगी वोल्टेज से, ठीक है। ये हो गया हमारा लैगिंग के लिए, किसके लिए हो गया है, लैगिंग के लिए, ठीक है। ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है इस वाली कॉइल के ऊपर, प्रेशर नंबर, प्रेशर कॉइल 1 में, ये हो गया रेजिस्टिव सर्किट। जब ये दोनों फेस, वोल्टेज और फेस, जब दोनों इन फेज में होंगे, काय में होते हैं, इन फेज में होते हैं, तब ये वाला सर्किट कार्य करता है। उसमें सहभागिता किसकी होती है, उसमें भूमिका होती है इस वाले सर्किट की। इसका मतलब इन फेज में है वोल्टेज करंट, तो यहां पर पावर फैक्टर कौन सा वाला होगा, यूनिटी। कौन सा होगा, यूनिटी होगा। और यहाँ लेगिंग, यहाँ पर देखिए चोक वाले सर्किट का पावर फैक्टर होगा लेगिंग, क्योंकि धारा यहाँ पर 90 डिग्री पश्चिमगामी है, और लीडिंग और यूनिटी में वोल्टेज और धारा बिल्कुल एक समान है, ठीक है, इन फेज में है। क्या बोलेंगे हम इसको, इन फेज, इन फेज में बोलेंगे, ठीक है। और लीडिंग, लीडिंग किस पे, यानी कि डिफ्लेक्शन किस टाइप हो, किस तरफ हो, इस तरफ, 1 से इस तरफ हो, दाहिनी तरफ। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो हमारा पावर फैक्टर जो लोड से संयुक्त किया गया है, वो लोड कैपेसिटिव है कि नहीं है। ये तो लीडिंग, आप यूनिटी तो मान के चलिए बहुत कम मात्रा में हमें देखने को मिलता है, अधिकतर पावर फैक्टर लेगिंग या लीडिंग ही देखने को मिलता है। कैपेसिटिव सर्किट अगर होगा तो उसमें यहाँ पर पावर फैक्टर यूनिटी होगा, यानी कि ये जो सुई है ये एक पे जाकर के रुक जाएगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि जो लोड हमारा है यहाँ पे जो हमने जोड़ा है, उसमें कैपेसिटिव सर्किट है कि नहीं है। अगर वो इंडक्टिव सर्किट है तो क्या होगा, लैगिंग करेगा। रजिस्टिव सर्किट है तो यूनिटी बता देगा, और अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो लीडिंग करेगा, ठीक है। ये तीन प्रकार के होते हैं। चलिए अब इसकी कार्यप्रणाली को हम समझ लेते हैं। देखिए यहां पर हम जैसे ही इसमें क्या क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं या इसको संयोजित करते हैं, तो ये जो फील्ड कॉइल है, ठीक है, ये जो फील्ड कॉइल है या करंट कॉइल है, इनमें एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। और उसी समय क्या होता है, ये जो प्रेशर कॉइल है इनमें भी एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो एक ही स्थान पर कार्य करने वाले दो चुंबकीय क्षेत्रों के बीच में अगर है, तो ये जो घूमने वाली कॉइल्स हैं ये अपने ऊपर एक बल का अनुभव करती है, ठीक है। अब यदि इंडक्टिव सर्किट यहां पर कार्य कर रहा है तो ये क्या, इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, और अगर रजिस्टिव सर्किट है तो यही रहेगी यूनिटी पे, और अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो ये इस तरफ डिफ्लेक्ट कर देगी चुंबकीय क्षेत्र के कारण, ठीक है। तो ये जो देखिए इस सुई का जो डिफ्लेक्शन होता है ना, इस सुई का, इस संकेतक का या इन कॉइलों का डिफ्लेक्शन, वो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के मान
के अनुपात के अनुसार ही डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, देखिए जो एक्टिव पावर होती है वो वास्तविक पावर होती है जिसको हम WH में नाप सकते हैं, किसमें, या सॉरी KW में नापते हैं, किसमें, किलोवाट में नापते हैं। ठीक है, रिएक्टिव पावर वो पावर होती है जो हमें कोई काम नहीं आती है। ठीक है, उसको हालांकि ऐसे नापते हैं kVAR। ठीक है, लेकिन ये रिएक्टिव पावर है, ये यहाँ पर अनुपयोगी जो पावर होती है उसको हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, यहाँ पर घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है जिससे कि ये सुई डिफ्लेक्ट होती है। अब डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा, वो इस लोड के एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से ये सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर यहाँ पर वर्क करता है। लगभग जितनी भी ये कॉइल्स होती हैं, मूविंग कॉइल यंत्र होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रकार, डायनेमो प्रकार का होता है ये। ठीक है, उसी सिद्धांत पर ये कार्य करता है। तो लगभग सभी की कार्य प्रणाली आपने अभी तक देखी होगी, लगभग एक जैसी ही होती है। ठीक है, सबके मीटर, जैसे वोल्ट मीटर है तो उसमें हमें वोल्टेज नापना है तो उसके हिसाब से सर्किट इनको लोड को या रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है। ठीक है, एम्पियर मीटर है तो उस हिसाब से हमें रेजिस्टेंस को जोड़ना होता है, उन कॉइल्स के श्रेणी क्रम में जोड़ना है कि समांतर क्रम में जोड़ना है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको किस चीज का मान चाहिए, कौन सी वैद्युतिक राशि का आपको यहाँ पर मान चाहिए होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए, सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर संतुलित लोड पर कार्य करता है, सिर्फ संतुलित लोड जो होगा उसके लिए यहाँ प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें 3 कॉइलें होती हैं, एक होती है हमारी कौन सी, ये वाली फील्ड कॉइल या करंट कॉइल, उसी के 2 भाग हैं, इसको एक भी कर सकता हूं मैं, और 2 होती है हमारी प्रेशर कॉइल, याद रखना, एक होती है प्रेशर कॉइल 1 और प्रेशर कॉइल 2। तो एक प्रेशर कॉइल के सीरीज में चोक लगा होता है यानी इंडक्टिव सर्किट, एक प्रेशर कॉइल के सीरीज में लगा होता है हमारा रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, और इसका जो डिफ्लेक्शन होता है वो लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी, वो लोड के सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंडक्टिव है, कैपेसिटिव है कि रेजिस्टिव है। इंडक्टिव होगा तो लैग करेगा, ये कांटा किधर आएगा, इस तरफ आएगा, और अगर लीडिंग पावर फैक्टर होगा तो दाहिनी तरफ जाएगा, और अगर इन फेज में होगा जैसे प्रकार से रेजिस्टिव सर्किट में होता है तो पावर फैक्टर हमारा यूनिटी रहेगा। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, यानी इंडक्टिव है तो लैग करेगा पावर फैक्टर, लैगिंग होगा या पश्चगामी होगा, हिंदी में बोल देता हूं, और अगर लीडिंग कर रहा है, अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो यहाँ पर जो पावर फैक्टर मीटर की सुई है वो लीडिंग करेगी या अग्रगामी होगी। ठीक है, और अगर रजिस्टिव सर्किट है, ठीक है, जिसके सीरीज में रेजिस्टेंस है सिर्फ, उसमें क्या होगा, पावर फैक्टर यूनिटी यानी इकाई होगा, उसका मान 1 होगा। तो ये है हमारा सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर। अब हम बात करते हैं 3 फेज पावर फैक्टर मीटर के बारे में। देखिए सिंगल फेज और 3 फेज, इसमें हम पावर फैक्टर किस सूत्र की गणना द्वारा निकाल सकते हैं ये भी आप देख लीजिए। देखिए हम जानते हैं सिंगल फेज के लिए W जो पावर का मान होता है वो होता है V इंटू आई कोस फाई या VL IL कोस फाई। 3 फेज के लिए जो पावर फैक्टर मीटर का मान होता है, जो W का मान होता है वो √3 इंटू VL इंटू IL कोस फाई होता है। अब यदि मुझे पावर फैक्टर, देखिए कोस फाई क्या होता है, ये पावर फैक्टर ही होता है। इस सूत्र से मैं यहाँ पर मान निकाल सकता हूँ कोस फाई इक्वल टू W अपॉन VL इंटू IL, ये हो गया मेरा सिंगल फेज के लिए। ठीक है, 3 फेज की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर देखिए कोस फाई इक्वल टू W अपॉन √3 इंटू VL इंटू IL। ठीक है, ये दोनों सूत्र के माध्यम से 3 फेज और सिंगल फेज के पावर फैक्टर का मान मैं यहाँ पर ज्ञात कर सकता हूँ। ठीक है, ये सूत्र भी आप नोट कर लेना क्योंकि ये पावर फैक्टर निकालने के लिए बहुत काम आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए W वाट हो गया, VL IL लाइन वोल्टेज और लाइन धारा का मान हो गया, कोस फाई को यहाँ पावर फैक्टर कहा जाता है, W वाट हो गया, √3 इंटू VL इंटू IL। देखिए ये जो है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ट्रांसफार्मर भी बहुत उपयोग होगा, ये √3 क्यों होता है और साथ पढ़ा भी चुका हूं मैं आपको पिछली बार कि यहाँ पर देखिए जो लाइन वोल्टेज होती है वो फेस वोल्टेज के √3 गुना है। किस प्रकार से होती है, वो जो स्टार और डेल्टा कनेक्शन होता है ना उस प्रकार से। इसलिए यहाँ पर देखिए स्टार कनेक्शन भी आपको कहीं ना कहीं दिख ही रहा होगा, ये देखिए जहां पर तीनों कॉइल निकलती ना वहां पर स्टार कनेक्शन होता है, वहां से न्यूट्रल पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं। इसीलिए इस वाले जो पावर फैक्टर मीटर को हम संतुलित और असंतुलित दोनों के लिए ही प्रयोग करते हैं, संतुलित और असंतुलित। ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूट्रल पॉइंट भी यहाँ स्टार पॉइंट, क्योंकि जहां भी स्टार पॉइंट तीनों कॉइलें मिलती है वहां पर क्या होता है, एक न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर हमारा निकल आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब हम आते हैं, ये तो सिर्फ सूत्र हो गया, इसको आप नोट करना। तो अब हम आते हैं हमारे मीटर के ऊपर। देखिए
तो थ्री फेज का जो पावर फैक्टर मीटर होता है वो संतुलित और असंतुलित दोनों प्रकार के लोड के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें सिंगल फेज मीटर जो होता है उसकी और इसकी कार्यप्रणाली लगभग सेम ही होती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि इनमें 3 करंट कॉइलें होती हैं और 3 ही प्रेशर कॉइलें होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? 3 करंट कॉइल, 1 2 3, और प्रेशर कॉइल 1 2 और 3 प्रेशर कॉइल होती है। और प्रत्येक प्रेशर कॉइल के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है ना, उच्च मान का रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस हम जानते हैं करंट कॉइल को हमेशा काय में लगाते हैं हम? सीरीज में ही लगाया जाता है। तो इन तीनों कॉइलों को प्रत्येक फेज के सीरीज में लगा दीजिए और प्रेशर कॉइल को प्रत्येक फेज के पैरेलल में लगा दीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका संयोजन। अब यह कार्य सिद्धांत देखिए, सीधी सी बात है, ये जो पावर फैक्टर मीटर होता है ये जो डायनेमो प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं, जो यहाँ पर दो चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये कॉइल्स क्या होती हैं? घूमती हैं। और याद रखना, ये कॉइल जो तीनों होती हैं एक दूसरे से 120 डिग्री विद्युतिक कोण पर उपस्थित होती है, बनाई जाती है। ठीक, कितना? 120 डिग्री विद्युतिक कोण पर इनको फिट किया जाता है। सिंगल फेस में 90 डिग्री पर फिट किया जाता था। ठीक है, ये है हमारा पावर फैक्टर मीटर का 3 फेस पावर फैक्टर मीटर। ठीक है, इसके बारे में जो भी चीज मैंने आपको बताई है इसको आप एक कॉपी में रजिस्टर में नोट डाउन करते हुए चलना है, ताकि ये आपको आगे पढ़ने में जो इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी का एक वीडियो बनाऊंगा या तैयार करूंगा उस प्रश्नोत्तरी को, उसमें ये सब क्वेश्चन भी आपको लगाना है, याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम इसमें कौन सा मीटर आने वाला है। अब बात करेंगे हम एक ऐसे यंत्र के बारे में या ऐसे मीटर के बारे में जो हमारे घरों की एक ऐसी विद्युत आपूर्ति को नापता है या ऐसी खपत को नापता है जिसे हम एक निश्चित समय में उपयोग करते हैं, यानी कि उसको हम बोलते हैं एमडी, मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, तो मैक्सिमम डिमांड का मतलब ये होता है कि आपने 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के अंतराल में जो विद्युत खपत जो होती है ना, विद्युत की ऊर्जा होती है, जो खपत होती है, उसका वो सबसे हाईएस्ट उपयोग किया हो। मान के चलिए कि मेरे घर में जनरली मान के चलिए 5 बल्ब लगे हुए हैं। कितने बल्ब लगे हैं? 5 बल्ब लगे हैं। लेकिन मैं क्या हुआ कि मार्केट से मैं एक फ्रिज लेके आया और मैंने अपने घर में वो फ्रिज उपयोग कर लिया। कितने कितने मिनट? मान के चलिए मैंने उसको 1 घंटे उपयोग कर लिया। उस फ्रिज को मैंने 1 घंटे उपयोग कर लिया, तो 5 बल्ब का मान के चलिए 500 वाट मेरी ये ऊर्जा की खपत थी। लेकिन यहाँ पर मेरी 200 वाट की और बढ़ गई, मतलब कितनी हो गई टोटल? 700 वाट हो गई। अगर मैंने इसको 15 से 30 मिनट अगर रेगुलर उपयोग कर लिया तो यहाँ पर इस मीटर में वो चीज रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि मैंने 700 वाट का उपयोग, मेरा क्या कहलाएगा? मेरी एमडी कहलाएगा, है ना, मैक्सिमम डिमांड कहलाएगा। ठीक है, अगर 15 मिनट या आधे घंटे मैंने उसको उपयोग कर लिया तो वो चीज हमारी जो होती है वो इसमें एंट्री हो जाती है कि आपने इतने समय से इतने समय तक आपने इसको उपयोग किया था। ठीक है, 700 वाट। तो जो बिल आता है हमारा, उसमें हम देखते हैं कभी हमारा बिल ज्यादा कभी कम आता है, तो उसमें यही सब चीजें होती हैं। उसमें जो होता है हमारा ये रिकॉर्ड होता है, तो वो उतनी खपत भी उसमें जोड़ करके बिल में बिजली विभाग वाले देते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं केवीए। देखिए केवीए वास्तव में होता क्या है? केवीए यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर। क्या होता है? किलो वोल्ट एम्पियर। केवीए का मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर, यानी कि वोल्टेज और एम्पियर का गुणा कर दूं तो मेरा यहां पर क्या आ जाएगा? किलो वोल्ट। क्या आएगा मेरा? वीए, मतलब वोल्टेज और एम्पियर का इनटू। देखिए केवीए होता है एक प्रकार की कौन सी पावर होती है? ये रिएक्टिव पावर होती है। कौन सी पावर होती है? रिएक्टिव पावर, यानी कि ये वो पावर होती है जो उपयोग में नहीं लाई जाती, लेकिन हमें इसकी आवश्यकता होती है। इस ये जो एक यूनिट होती है केवीए, इसका उपयोग क्या होता है? जो बड़ी बड़ी मशीनें और जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, उन ट्रांसफार्मरों की क्षमता को दर्शाने के लिए हमें केवीए की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम बोलते हैं 25 केवीए डीटीआर ट्रांसफार्मर, 100 केवीए डीटीआर, तो ये एक प्रकार की यूनिट आप इसको
कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, प्रकार की इकाई होती है। तो इसको नापने के लिए कि भाई हमारे घर में कितने केवीए हमें आवश्यकता है, उसके अनुसार तो हम आपको ट्रांसफार्मर देंगे। मेरे घर में 5 केवीए की मुझे आवश्यकता है और मैं 25 का ट्रांसफार्मर रख लूं तो उससे क्या होता है, मुझे 5 का ही चाहिए ना, या 10 का रखा लूंगा मैं। ठीक है, तो देखिए केवीए, अब यहाँ पर बात होती है केवीए रिएक्टिव पावर की। ठीक है, तो देखिए केवीए और केडब्ल्यू में बहुत अंतर है, केवीए और केडब्ल्यू में बहुत अंतर है। इसको अपन ऐसे समझते हैं, देखिए ये होती है वास्तविक पावर, ये होती है आभासी पावर या रिएक्टिव पावर। देखिए केडब्ल्यू और केवीए को अपन इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान के चलिए मेरे पास एक कॉफी का ये मग है। ठीक है, कॉफी का क्या है, ये मग है। इस मग में कॉफी भरी है, मान के चलिए यहां तक इसमें कॉफी भरी हुई है, और इसके ऊपर इतने इतने में भरा हुआ है झाग। क्या भरा हुआ है, झाग। तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। ये जो कॉफी है, इस कॉफी में ये जो नीचे जो कॉफी जिसको मैं पी सकता हूं, वो मेरा क्या है, किलोवाट, यानी वास्तविक पावर है। क्या है, वास्तविक पावर। और जिसको मैं पी नहीं सकता, जो बेकार है, वो है मेरा केवीएआर, या रिएक्टिव पावर के साथ केवीए होता है। और केवीए जो होता है, ये इसकी कुल, इस मग्गे की कुल क्षमता होती है उस झाग की और कॉफी की। ठीक है, उस झाग प्लस कॉफी की टोटल क्षमता को हम केवीए कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है केडब्ल्यू। केडब्ल्यू क्या होता है, हमारा वास्तविक पावर होती है। चलिए अब आते हैं हमारे इस पे, ये हमारा पैमाना, इस पे हम आते हैं, इसको हम समझते हैं ये किस प्रकार से कार्य करता है। देखिए इस प्रकार का यंत्र जो होता है वो होता है थर्मल प्रकार का, यानी कि विद्युत के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, विद्युत के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। आपको दिख रहा है यहाँ पर एक हीटिंग एलिमेंट है, और याद रखना ये आप एसी और डीसी दोनों पर ही कार्य करता है, क्योंकि इसमें सिर्फ इसको हमें गर्म करना होता है बस। किसको, इस कॉइल को गर्म करना होता है, एसी से कर दीजिए, डीसी से कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें एक एक्चुएटिंग कमानी होती है। ठीक है, बी स्प्रिंग होती है, द्विधात्विक, बायोमेट्रिक बोलते हैं इसको, द्विधात्विक। द्विधात्विक दो अलग अलग, ये कमानी अलग होती है, ये कमानी अलग होती है। द्विधात्मिक कमानी होती है, एक एक्चुएटिंग कमानी होती है, एक कंपनसेटिंग कमानी होती है। इसमें एक ये सुई लगी होती है, संकेतक लगा होता है। ठीक है, ये पैमाना होता है। यहाँ पर जैसे ही मैं इसमें एसी आपूर्ति देता हूं तो ये हीट होता है। तो इसकी हीटिंग जो होती है वो लोड के आधार पर होती है, लोड के आधार पर ये कॉइल गर्म होती है। और जैसे जैसे जितनी ज्यादा ये गर्म होती है, ये डिफ्लेक्शन का कार्य करती है। ये क्या, गर्म होने के बाद डिफ्लेक्ट करती है इस सुई को, तो ये सुई वहां जाकर के रुक जाती है। इसमें डबल संकेत इसलिए लगे होते हैं कि एक तो ये परमानेंट मूवेबल होता है, और एक वहां जाकर के रुक जाता है जब ये जो हीटिंग एलिमेंट है सबसे अधिक गर्म हुआ हो। मान के चलिए 10 पे 20 30 40 या 5, तो ये अगर मान के चलिए यहाँ पे जाके रुक गया 30 पे, तो ये सुई होती है वो यहाँ पर जाके अटक जाती है। ठीक है, बाकी संकेतक ये घूमता रहता है, ये अपनी काउंटिंग करता रहता है। अगर इससे अधिक उसी दिन अगर इससे अधिक कहीं पे काउंटिंग हो गई उसी महीने में, तो ये सुई जो होती है वहां पर जाकर के रुक जाती है। तो आपको ये चीज समझना है कि ये जो होता है ये कुल मिला के पूरा इस जो एलिमेंट होता है हीटिंग एलिमेंट, इसके सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ये जितना अधिक गर्म होगा लोड के अनुरूप, उतना ही ये डिफ्लेक्ट करेगी ये सुई, और अपने अधिकतम मान पर जाकर के रुक जाएगी। तो हमारे केवीए आउटपुट सूचक यंत्र का मतलब ही होता है कि हमारी मैक्सिमम डिमांड वहां से 15 से 20 मिनट या आधे घंटे में हमने कितना सबसे अधिक उपयोग किया, ये उसको दर्शा देता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कौन सा, अधिकतम केवीए आवश्यक सूचक यंत्र। तो दोस्तों अभी के लिए इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम पार्ट 4 में हम और विस्तृत से जो चैप्टर जो हमारा टॉपिक है अभी ये रह गया है, इसमें कई प्रकार के हमारे मीटर्स अभी रह गए हैं। जैसे टेकोमीटर रह गया है। ठीक है, टेकोमीटर के प्रकार रह गए हैं, अर्थ टेस्टर रह गया है, टोंग टेस्टर रह गया है, क्लिप ऑन मीटर, ये कई प्रकार के मीटर अभी हमारे बचे हुए हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों आपको इस चैप्टर से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई अभी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, समझ में आया हो तो कमेंट्स को जरूर कहिएगा, जिससे मुझे मालूम चल सके कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।